बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था जीन डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो जीन डिसऑर्डर के बारे में मैंने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जीन डिसऑर्डर जो अपने सिलेबस में है उनके बारे में डिस्कस किया, और मेरे हिसाब से उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा दूसरे टाइप के डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसी को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमें किस किस के बारे में पढ़ना है? तो पहला आता है अपना क्या, पटाउ सिंड्रोम। दूसरा आता है बेटा अपना एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरा आता है बेटा अपना डाउन सिंड्रोम। चौथा आता है बेटा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, और बेटा पांचवा आता है अपना टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये पांच जो है ये गुणसूत्रीय विकार है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें मेनली तीन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, शुरू के जो दो है उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, बस हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है अपना क्या, पटाउ सिंड्रोम, और दूसरा जो आता है बेटा वो आता है अपना क्या, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। और तीसरा जो आता है बेटा वो आता है क्या, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरू के दो जो है उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। उनमें बस आपको क्या याद रखना है, इनका फर्स्ट लेटर याद रखना है। एक सेकेंड, इनका फर्स्ट लेटर याद रखना है। तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा आपके पास सर? पी ई डी, पैड। क्या याद आएगा बेटा? पैड। बस ये सीक्वेंस याद रखना है। पी से पटाउ सिंड्रोम जो क्यों होता है, वो होता है 13th क्रोमोसोम पर, 13th क्रोमोसोम ट्राइसोमी के कारण। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जिस किसी को भी पटाउ सिंड्रोम होगा उसके अंदर 46 गुणसूत्र तो जैसे हमारे अंदर होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन जो 18वां समजात गुणसूत्र का जोड़ा होगा वहां ट्राइसोमी हो जाएगी। अब याद करो ट्राइसोमी का मतलब क्या था सर? ट्राइसोमी का मतलब एक ही पोजीशन पे 3 गुणसूत्र का होना, वो उसे हम ट्राइसोमी बोलेंगे। तो टोटल जो गुणसूत्र हो जाएंगे वो 47 हो जाएंगे, और जहां ट्राइसोमी जो है वो कौन सी पोजीशन पे देखने को मिलेगी? 13th पोजीशन पे, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है उसमें भी बेटा ट्राइसोमी हो जाती है। कौन से क्रोमोसोम पे? 18वें क्रोमोसोम पे। कहां हो जाती है बेटा? 18वें क्रोमोसोम पे क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहां पर कौन सा होता है? 21st, यानी 21वां जो क्रोमोसोम होता है बेटा वहां पर क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। तो तीनों जो है तीनों एक ही टाइप के हैं, तीनों में ट्राइसोमी हो रही है, बट एक में 13 पे हो रही है, एक में 18 पे हो रही है, और एक में 21 पे हो रही है। कहां पे हो रही है बेटा? 21 पे। हाँ बेटा, ठीक है। तो तीनों चीजें याद रहेगी, पटाउ से पी, एडवर्ड से ई, और डाउन सिंड्रोम से डी। 13, 18, 21, ठीक है। 13th क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाए तो पटाउ सिंड्रोम, 18 पे हो जाए तो एडवर्ड सिंड्रोम, और 21 पे हो जाए तो डाउन सिंड्रोम। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है। अब बेटा ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एक पे 13 पे हो जाती है, एक पे 18 पे हो जाती है। हमारे सिलेबस में है डाउन सिंड्रोम। तो आइए डाउन सिंड्रोम के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे सिलेबस में? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है बेटा। ये शेप ले लेते हैं।
हम्म, तो अपने सिलेबस में है डाउन सिंड्रोम, उसको अपन डिटेल में देखेंगे बेटा, है ना। डाउन सिंड्रोम जो है, सबसे पहला तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है बेटा 21वें गुणसूत्र पर, 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी का होना। 21वें गुणसूत्र पे क्या हो जाती है बेटा, ट्राइसोमी हो जाती है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 46 तो होंगे ही, और 21वें पे ट्राइसोमी हो गई तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 47। ठीक है। दूसरा बेटा, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बेटा लैग डॉग डाउन नाम के साइंटिस्ट ने, लैग डॉग डाउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है बेटा। इसी का एक और अन्य नाम है क्या, इसको हम मंगोलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मंगोलियन डिसऑर्डर। क्यों बोलते हैं मंगोलियन डिसऑर्डर, क्योंकि बेटा इसके ज्यादातर केस आपको मंगोलिया में देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको मंगोलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब सर जिसको ये रोग होगा उसमें क्या लक्षण होंगे, ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या लक्षण होंगे वो कई बार पूछता है, तो इन लक्षणों को अपन यहां लिख देते हैं, क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहला लक्षण तो होगा बेटा कि वो जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसका आकार छोटा होगा, यानी बोना होगा। ठीक है। दूसरा बेटा, जिस किसी को भी डाउन सिंड्रोम होगा उसकी जो हाथ है, उसके हाथ की जो हथेली है वो बड़ी होगी और अंगुलियां बिल्कुल छोटी सी होगी, यानी ऐसा कुछ होगा। देखो ध्यान से देखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है, ऐसे। अब देखो हथेली इतनी बड़ी है और अंगुलियां छोटी छोटी सी है, और दूसरा जो हथेली होगी उसमें बहुत सारी रेखाएं होगी, बहुत सारी रेखाएं होगी। ठीक है। तो जिस किसी को भी डाउन सिंड्रोम होगा उसकी हथेली जो होगी वो बड़ी होगी तथा, तो बड़ी होगी तथा कैसी होगी बेटा, रेखा वाली, बहुत सारी रेखा वाली। तो रेखा, रेखा अधिक्य, रेखा अधिक होगी उसके अंदर। ठीक। और उसकी जो अंगुली होगी बेटा, वो जो अंगुलियां होगी वो छोटी होगी, और उनके अंदर भी क्या होगा बेटा, उनके अंदर भी बहुत सी रेखाएं होगी। ठीक है। अगला, ठीक है, क्या बोला मैंने बोला बेटा कि उनका जो ये पाम वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा होगा, हथेली बहुत बड़ी होगी लेकिन अंगुलियां बहुत छोटी होगी, और दोनों में ही बहुत ज्यादा रेखाएं पाई जाती होगी। ठीक है। उसके बाद बात करें उनके सिर वाले भाग की, तो उनका जो हेड होगा बेटा, अपना जो हेड अगर आप देखते हो तो वो या तो आपको अंडे के शेप में दिखाई देता है या ट्राइंगल के शेप में दिखाई देता है ऊपर से देखने पे। लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे, जैसे भाई अपना कैसा होता है, कुछ किसी का तो ऐसा होता है भाई, है ना, किसी का ऐसा भी हो सकता है, किसी का ऐसा भी हो सकता है। ये ऊपर से भाई, ये है ना ऊपर से देखने पे बता रहा हूं, यहां से देखोगे आप तो ठीक है। लेकिन उसका जो शेप होगा हेड का, वो बिल्कुल कैसा होगा बेटा, ऊपर से देखने पर गोल होगा, ऐसा बिल्कुल गोल। ठीक है। और दूसरा छोटा होगा, तो उसका जो सिर होगा, उसका जो सिर होगा बेटा वो गोल तथा छोटा होगा। ठीक है। अगला, उसका जो सिर होगा बेटा पीछे से, भाई पीछे से अगर आप अपने को इसको देखते हो तो पीछे से जहां हिंड ब्रेन पाया जाता है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो ये वाला जो पार्ट होता है अपने यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा उभार निकला होता है, उसके बिल्कुल फ्लैट होगा। ठीक है। तो सिर का पृष्ठ भाग, पृष्ठ भाग जो होगा वो सपाट होगा या फ्लैट होगा, बिल्कुल समतल, फ्लैट होगा बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद बेटा
उसके बाद अगर उसके माउथ की बात करें अपन, तो उसका माउथ हमेशा खुला ही रहेगा, ऐसे पार्शियली हमेशा खुला ही रहेगा, ठीक है। तो उसका जो मुख होता है हमेशा खुला रहता है। उसकी जो जीभ है बेटा, वो एक तो रुक्ष होगी, यानी अपनी जीभ जो है वो तो स्मूथ है बिल्कुल, उनकी रुक्ष होगी, बिल्कुल ड्राई होगी। और दूसरा ऐसे दो पार्ट्स में बटी हुई रहेगी, बाइफर्केटेड, अपनी जैसे एक जैसी होती है ना, उनकी दो पार्ट्स में बटी रहती है। तो रुक्ष तथा दो भागों में बटी हुई, ठीक। फिर उनको बेटा हृदय की दिक्कत होगी हमेशा, जीवन से ही है ना। तो जन्म के साथ ही हृदय में परेशानी होगी उनको, ठीक है। उसके अलावा बेटा और क्या होगा, तो वो जो रोगी होगा वो मेंटली, सोशली और बिहेवियरली वीक होगा, कमजोर होगा, मानसिक रूप से, किसी से बातचीत करने पे, ठीक है, और किस तरह की चीजें एक्सप्रेस करनी है, किसके सामने क्या करना है, उसमें वो कमजोर होगा। उसे नहीं पता चलेगा नॉर्मल आदमी कैसे करता है और वो कैसे करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है हमें दिक्कत देखने को मिलती है किसमें, जो डाउन सिंड्रोम का रोगी होता है उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, तो डाउन सिंड्रोम का कारण है ट्राइसोमी हो जाती है 21 पे। किसने खोज की थी, लेकडॉक डाउन ने। इसी का अन्य नाम जो है वो क्या है, मंगोलियन डिसऑर्डर। क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अगला आता है अपने सामने क्या बेटा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्या आता है अगला, क्लाइन फेल्टर और सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसकी क्या खास बातें हैं भाई, तो इसकी क्या खास बातें हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना आप। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है ना, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो है इसका कारण क्या है सबसे पहले तो बेटा इसका कारण है कि जो नर होता है उस नर के अंदर एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र ही होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, नर में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति, जितने होने चाहिए थे बेटा उससे एक ज्यादा आ गया है। कैसे भाई, होने कितने होना, वैसे जनरली क्या होना चाहिए था, 44 प्लस एक्स और वाई, ये कंडीशन आ जाती है। होना क्या चाहिए था, 44 प्लस एक्स वाई, तो इसमें भी गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47, ठीक है। किस में होता है ये रोग, तो ये रोग नर में होता है। किस में होता है बेटा, नर में होता है ये रोग। किस में होता है, नर में होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये जो रोग होता है इसके लक्षण क्या है, तो आइए डिटेल से बात करते हैं लक्षण के बारे में। सबसे पहला तो बेटा वो जो नर होगा, नर स्टेराइल होगा, अरे स्टेराइल नहीं, एक सेकेंड, नर जो है वो बंध्य होगा, बंध्य, बंध्य का मतलब इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उसके अलावा बेटा उसके अंदर नर के मादा के लक्षण दिखाई देंगे, उसके अंदर मादा जैसे लक्षण दिखाई देंगे, मादा जैसे, अरे उसके अंदर क्या होगा, मादा जैसे
लक्षण प्रदर्शित होंगे, लक्षण प्रदर्शित होंगे। उसके अलावा और क्या होगा? पहला तो वो नर बंदी होगा, इसका मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। दूसरा बेटा उसके अंदर जो है वो मादा जैसे लक्षण दिखाई देंगे। मादा जैसे लक्षण इसका मतलब जो फीमेल के लक्षण है वो उसके अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे उसकी आवाज़ लो पिच वाली हो जाएगी, अपनी भारी वाली होती है उसकी हल्की हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो संरचना है बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नर की जो संरचना होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, जबकि फीमेल जो होती है उसका जो पेल्विक वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ताकि वहां पे क्या बन सके? बच्चा बन सके। तो उस वाले नर के अंदर भी अपन को सेम वही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा उसके अंदर आपको गाइनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। अब ये गाइनेकोमेस्टिया क्या होता है सर? तो ध्यान से सुनिए। अगर देखिए नर के अंदर अरे यार, नर के अंदर एक सेकेंड रुकना बेटा ना। नर के अंदर मेमरी ग्लैंड विकसित होना गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है। गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है, ठीक है भाई। नॉर्मली मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो सिर्फ कहाँ होती है? फीमेल के अंदर होती है, ताकि वो जो नया बेबी डेवलप हुआ है उसको फीडिंग करवा सके। लेकिन अगर नर के अंदर ये डेवलप हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है। तो आपको जो क्लाइनफेल्टर के पेशेंट देखने को मिलेंगे उनके अंदर गाइनेकोमेस्टिया हुआ मिलेगा, ठीक है। ये कुछ लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं किसके अंदर बेटा? जिनके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। क्लियर? आखिरी जो आता है वो आता है क्या? टर्नर सिंड्रोम। तो लास्ट आता है अपने पास क्या बेटा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेटा, जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है बेटा, इस टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है बेटा मादा में एक एक्स गुणसूत्र का कम उपस्थित होना। इसका मतलब 44 प्लस x0 ये उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब गुणसूत्र कितने होंगे? 45 होंगे, ठीक है। किसमें होता है ये? किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें बेटा? केवल और केवल मादा में। जिस मादा में पाया जाता होगा उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो मादा जो होगी वो बंदी होगी। बंदी का मतलब इनफर्टाइल होगी, पहला। दूसरा क्या होगा बेटा? सर दूसरा जो है उसके अंदर, अब आप खुद सोच के देखो, एक्स गुणसूत्र जो है वो मादा जैसे लक्षण ला रहा है। अब एक्स नहीं होगा तो क्या मादा में मादा जैसे लक्षण रहेंगे क्या? नहीं सर, नर जैसे लक्षण आने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो मस्कुलाइन डेवलपमेंट है, यानी पेशीय वृद्धि, वो ज्यादा होगी बेटा। पेशीय वृद्धि यानी डोले सोले होंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा उसकी जो आवाज होगी वो भारी होगी। उसके अलावा हो सकता है उसके अंदर दाढ़ी मूछे ग्रो करे। चलो ये तो हटाओ इसको, ये अलग है।
ठीक है। तो आपको ये 3 मेनली सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या कि एक तो वो स्टेराइल होगी, दूसरा उसके अंदर मेल लाइक डेवलपमेंट होगा, यानी जैसे मेल के अंदर अच्छी खासी मसल्स डेवलप होती है वैसे फीमेल के अंदर भी डेवलप होने लग जाएगी। नॉर्मल फीमेल के अंदर नहीं होगी, सिर्फ टर्नर सिंड्रोम वाली के अंदर होगी। उसके अलावा भाई नर की जो आवाज होती है वो भारी होती है, तो उसकी भी भारी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। एडम्स एप्पल अपने अंदर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिल जाएगी, क्लियर है क्या बेटे। तो बेटा ये था सारा का सारा क्या, गुणसूत्रीय विकार। जहां हमने किस किस के बारे में पढ़ा सर, हमने पढ़ा पटाऊ एडवर्ड सिंड्रोम के सब कारण के बारे में, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम को डिटेल से देखा, ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात। तो यहां से बाहर अब कुछ नहीं आएगा बेटा, इतना पढ़ लो, ये काफी है आपके लिए, ठीक। अब आता है बेटा, हम पढ़ रहे थे, आपको पता हो तो क्या सर, आप हमें पढ़ा रहे थे मानव आनुवंशिकी के बारे में, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। तो बेटा ह्यूमन जेनेटिक्स जो था, उस ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में हमने क्या क्या देखा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि ये देखिए, मानव जेनेटिक्स के बारे में हमें 3 चीजें पढ़नी थी। एक तो हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना था, जो हमने पढ़ लिया। फिर हमें आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ना था, तो इसके बारे में मैंने बताया कि आनुवांशिक रोग उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है, आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें क्लियर हो गई। अब लास्ट क्या बचा बेटा, पेडिग्री बचा। क्या बचा, पेडिग्री। तो अब पेडिग्री क्या होता है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपन किसके बारे में बेटा, पेडिग्री के बारे में। इसी को आप हिंदी में बोलते हो वंशावली। क्या होता है पेडिग्री, वंशावली। इसका मतलब यह है बेटा कि किसी भी एक परिवार के अंदर किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वंशावली कहते हैं, पेडिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिग्री। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि किसी लक्षण या रोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को पेडिग्री कहते हैं। आपने बेटा कोई एक लक्षण लिया, वो लक्षण उनके दादाजी में कैसा था, बच्चों में कैसा था, उनके बच्चों में कैसा था, उनके बच्चों में, तो आपने एक लक्षण को प्रदर्शित कर दिया किसी एक फैमिली के अंदर, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल कुछ भी आपने सिंबल लिए और उनकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, पेडिग्री कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पेडिग्री में केवल एक जीन से नियंत्रित होने वाले लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा लक्षण या ऐसा रोग जो सिर्फ एक जीन से हो रहा हो, ठीक है, उसी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो बहुत सारी जीन से, जैसे गुणसूत्र उत्परिवर्तन के कारण जो रोग हो रहा होगा, उसको हम यहां रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी पेडिग्री प्रदर्शित के लिए, पेडिग्री प्रदर्शित करने हेतु हमें क्या चाहिए होंगे बेटा, हमें चाहिए होगा सिंबल। क्या चाहिए होंगे, सिंबल। और वो जो सिंबल है हम कैसे कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ सिंबल आपको ध्यान में रखने हैं, क्या वो मैं बना रहा हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सिंबल ये रहा, एक सिंबल ये रहा, और भी है क्या कोई, हाँ एक सिंबल ये रहा, एक सिंबल ये रहा। चलो एक बार इनको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ सही से।
उसके बाद बेटा एक सिंबल और बना देते हैं ये। हाँ भाई, यहाँ होगा सीरियल नंबर, यहाँ होगा सिंबल, और यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है वो, प्रदर्शन। ठीक है। पहला सिंबल बेटा ऐसा गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर आपको कोई गोल रिप्रेजेंट सिंबल दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे ये किसका साइन है, ये मादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नर को करता है। और ऐसा कोई आ गया तो हम बोलेंगे सेक्स नॉट डिफाइंड, सेक्स नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि वो नर है या मादा है। जब भी ऐसा कोई आपको दिखाई देगा जिसका आपको पता नहीं है कि वो नर है या मादा है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट, क्योंकि आज से 20 जनरेशन पहले जाओ, मुझे थोड़ी ना पता है भाई मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के कितनी बहनें थी। भाई इतना जरूर पता होगा कि 5 जने थे वो, लेकिन वो बहनें थी, सिस्टर थी, क्या थी। अगर मान लो ऐसा कोई आता है तो हम क्या करेंगे भाई कि हम ऐसे लिख लेंगे उसको कि भाई सेक्स नॉट डिफाइंड, इसका सेक्स पता नहीं है। ठीक है। फिर मान लो आपको ऐसे कोई दिखाई दे, कैसे, इस तरीके से, जो अंदर से भरे हुए हों। एक सेकेंड रुकिए, एक मिनट बेटा, है ना, मैं इससे भरने की कोशिश। सही नहीं आया, चलो मैं वैसे ही शॉर्ट में भर देता हूँ, है ना। ध्यान से देखिए, इससे कुछ होता है क्या? इसी से भर रहा हूँ बेटा, है ना, इसी से भर रहे हैं अपन, ऐसे शॉर्ट में भर रहा हूँ। मान लो आपको ऐसा कोई जो अंदर से कलर से भरा हुआ दिखाई दे, जैसे इस नर वाले के अंदर या मादा वाले के अंदर, तो आप समझ जाना वहाँ किसकी बात हो रही है, वहाँ बात हो रही है रोगी की। ये कौन होंगे? रोगी होंगे बेटा। ठीक है। कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। अब बात करते हैं अपन 5वीं की। 5वां जो आता है बेटा वो क्या आता है? एक सेकेंड। 5वां जो आता है अपने पास वो आता है बेटा, एक तो आता है इस तरह का स्क्वायर, और एक आता है इस तरह का गोला। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या हो गई? एक लाइन आ गई, मान लो ऐसे, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों की क्या हो गई है? शादी हो गई है। ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिख रखा है बेटा इसको मैटिंग, पर हम मानेंगे ये क्या हो गई है? शादी हो रखी है। ठीक है। अब सेम बेटा ये जो शादी है, मान लीजिए इसको, इसका एक क्लोन बना लेते हैं ना, और इसका भी एक क्लोन बना लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये जो शादी है
ये बिल्कुल रिलेटिव में हुई, यानी मामा के लड़के के साथ हो गई, बुआ के लड़की के साथ हो गई, ऐसे बिल्कुल क्लोज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज रिलेटिव में शादी, क्लोज रिलेटिव में शादी। बेटा इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेंजीनियस मैरिज। ठीक है, अगला आता है 7वां, क्या आता है अगला, ध्यान से देखिए। ये बेटा मान लो इन दोनों की शादी हुई और इन दोनों की शादी से ये 2 बच्चे हो गए, तो ध्यान रखना बेटा ये फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, ये कैसी पीढ़ी होगी, सेकंड। उस सेकंड पीढ़ी में भी सबसे पहले ये पैदा हुआ होगा, उसके बाद ये पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट जो एक जनरेशन में रखते हैं ना, वो पहले कौन पैदा हुआ उसके बेसिस पे रखते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स नॉर्मल है और बच्चे भी नॉर्मल है, तो सामान्य जनक के सामान्य बच्चे, सामान्य जनक के सामान्य बच्चे, उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या, पहली बात, ऊपर वाली जो है वो ऊपर वाली पीढ़ी दिखा रही है, उसके बाद नीचे भाई एक पीढ़ी में जो अंतर होगा उसको फिर अपन स्ट्रेट लाइन खींच के दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखो इसको उसके साथ ही नहीं लिख दिया है, इसके नीचे लिखा है, इसका मतलब ये पीढ़ी अलग है, ये पीढ़ी अलग है। इस पीढ़ी में भी पहले मैंने फीमेल बनाई है, फिर मेल बनाया है, इसका मतलब फीमेल पहले पैदा हुई होगी और मेल बाद में पैदा हुआ होगा। ठीक है, 8वां आता है बेटा, मैं छोटी छोटी सी शेप बनाऊंगा। मान लो बेटा ये पेरेंट्स हैं और इन पेरेंट्स के जो बच्चा पैदा हुआ वो रोगी था, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे कि सामान्य जनक सामान्य जनक के रोगी संतान। ठीक है, एक आखिरी और एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या, ऐसा करके दे रखा है, उसके अंदर यहां पे 5 लिख रखे हैं। ठीक है, मान लो 5 ऐसे लोग हैं जो एक ही पीढ़ी के हैं और उनको रोग नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 5 सामान्य लोग। अब ये नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक पीढ़ी में अगर 5 सामान्य लोग आएंगे तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेटा कुछ सिंबल है और ये किस किस को प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में मैंने सारी बातें बताई। अब एक सवाल तो सिंपल पेडिग्री से इस तरह का आ जाता है कि भाई ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये बहुत बेसिक सवाल है। दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, दूसरा टाइप क्या आता है बेटा कि मान लो आपको एक पेडिग्री दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये कौन सा रोग है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पेडिग्री को एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पहली बात। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि भाई आपको एक पेडिग्री दे देगा, बोलेगा कि नीचे से तीसरी वाली जो संतान है उसका जीनोटाइप कौन सा हो सकता है। तो ये आप तभी बता सकते हो जब आपको पेडिग्री का एनालाइज करना है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं हम किसके बारे में, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आता है क्या, एक सेकेंड, अगला टॉपिक जो आता है अपना वो क्या आता है बेटा, पेडिग्री एक सेकेंड, पेडिग्री एनालिसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण। ठीक है,
वंशावली क्या बोलते हैं? विश्लेषण बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर। तो वंशावली विश्लेषण समझने से पहले हमें क्या कुछ बातें करनी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, वंशावली विश्लेषण में मैं वंशावली द्वारा केवल जीन आनुवांशिक रोगों का विश्लेषण होता है। बेटा अगर आप पेडिग्री द्वारा एनालाइज विश्लेषण होता है, ठीक है। अगर आप पेडिग्री द्वारा किसी रोग का पता करना चाह रहे हो जो कि आनुवांशिक रोग है, एक परिवार के अंदर बहुत सारी पीढ़ियों तक हो रहा है, तो आप सिर्फ उसी रोग का पता कर सकते हो जो किससे हो रहा है बेटा? जीन से हो रहा है। क्योंकि पेडिग्री के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ जीन आनुवांशिक रोग जो है उसके बारे में विश्लेषण करके बता सकते हैं। बाकी के बारे में, जैसे मान लो गुणसूत्र से हो रहा है तो उसको इसके द्वारा पता नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बेटा, पेडिग्री एनालिसिस से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कितने प्रकार के वंशागति होती है। तो पेडिग्री एनालिसिस से ज्ञात करने हेतु हमें क्या पता करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा वंशागति के प्रकार। वंशागति के प्रकार। तो जैसे ही आपको वंशागति के प्रकार पता चल गए, आप आराम से पता कर सकते हो कि ये जो पेडिग्री दे रखी है किसकी दे रखी है, ठीक है। तो वंशागति के प्रकार को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई? पेडिग्री को समझने के लिए पहले हमें वंशागति के टाइप के बारे में जानना पड़ेगा। तो वंशागति का मतलब क्या है कि किसी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है भाई? वंशागति तो कहलाता है। तो वंशागति कितने टाइप की होती है? तो आइए वंशागति के टाइप देखते हैं। अगर मान लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन आ रही है वो ऑटोसोमल गुणसूत्र पे बैठी है, तो उस प्रकार वाली वंशागति को हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है कि भाई हम बोल रहे हैं हम वंशागति के प्रकार जानना चाह रहे हैं। वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन आ रही है वो कहाँ बैठी हुई है? अगर मान लो ऑटोसोमल गुणसूत्र पे बैठी, तो उस तरह की जो वंशागति है उसको हम किस नाम से जानेंगे? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब आपको पता है ये भी दो तरह की हो सकती है। वो जो जीन है वो अपने आप को कब प्रदर्शित कर रही है? मान लो वो एक गुणसूत्र पे आने पर भी अपने आप को प्रदर्शित कर पा रही है, तो हम बोलेंगे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है। ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की वंशागति है ना। लेकिन वो दोनों गुणसूत्र पे आए तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पा रही है वो जीन, तो इसका मतलब वो कौन से टाइप की वंशागति है? ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा, मान लो बेटा वो जो जीन है वो ऑटोसोमल गुणसूत्र पे नहीं बैठी हो, तो कहां बैठी होगी? तो सेक्स क्रोमोसोम। तो उस वाली वंशागति को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड वंशागति। अब सेक्स लिंक पे भी बेटा दो है, क्या? वाई गुणसूत्र पे बैठी हुई होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे सर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे वाई लिंक इनहेरिटेंस। वाई लिंक इनहेरिटेंस। लेकिन बेटा अगर वो जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पे बैठी हुई है, कहां बैठी हुई है? एक्स गुणसूत्र पे बैठी हुई है, ठीक है। तो फिर दो केस बनेंगे, क्या? एक्स गुणसूत्र पे वो जो बैठी हुई है वो कब प्रदर्शित कर रही है? अगर डोमिनेंट अवस्था में कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। और अगर मान लो वो दोनों गुणसूत्र, दोनों एक्स गुणसूत्र पे आने के बाद ही अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, तो क्या आ जाएगा, एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कुल 5 टाइप निकल के आए। एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक ऑटोसोमल रिसेसिव, एक एक्स लिंक डोमिनेंट, एक एक्स लिंक रिसेसिव और वाई लिंक। अब क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि जीन जो है वो इस केंद्रक के गुणसूत्र पे ना बैठ करके कहीं बाहर बैठी हुई हो? हाँ सर, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, तो वहां पर भी तो बैठ सकती है वो जीन, बिल्कुल बैठ सकती है। तो उस केस में जो वंशागति होगी वो देखो साइटोप्लाज्म की वजह से हो रही है, कोशिका द्रव्य की वजह से हो रही है, ना कि केंद्रक की वजह से। तो इस तरह की जो वंशागति होगी उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्या बोलोगे आप लोग, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो कुल मिला के हमारे पास प्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो कुल मिला के हमारे पास कितने टाइप की वंशागति आ गई है सर? कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से ही वो जो वंशागति जो हमें पेडिग्री दे रखी होगी, उन 6 में से ही किसी एक को फॉलो कर रही होगी। मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा, लेकिन आप पता कैसे करोगे कि सर कौन सी फॉलो कर रही है? तो मैं बोलूंगा बेटा उसके लिए हमें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, और विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। ठीक है, आपको जैसा मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लो, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, अगर आप उससे करोगे तो उसके लिए, उससे क्या है कि आपको थोड़ी सी आसानी होगी, आप आसानी से पेडिग्री को सोल्व कर सकते हो, और मैक्सिमम आपके लेवल की जितनी भी पेडिग्री आती है वो उससे सोल्व हो जाएगी। मैक्सिमम, सारी तो भाई बहुत सारी कुछ ऐसी भी होती है जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगती है, तो वहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम आपके लेवल तक की तो सारी पेडिग्री सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हाउ टू सोल्व ए पेडिग्री। हम एक पेडिग्री को कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, है ना, हिंदी में बता रहा हूँ बिल्कुल। फर्स्ट, इसके लिए हमें निम्नलिखित स्टेप अनुसार चलना पड़ेगा। तो कौन सा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके सामने कोई पेडिग्री दी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे कि इसमें साइटोप्लाज्मिक वंशागति है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे मैं बताऊंगा। फिर मान लो साइटोप्लाज्मिक नहीं है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका आंसर आ गया। भाई वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि एक पेडिग्री दे देगा, वो बोलेगा कि ये किस प्रकार की है। तो पहले तो आपको चेक करना है वो साइटोप्लाज्मिक है या नहीं है। सर कैसे चेक करेंगे, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। मान लो अगर वो है तो आपका आंसर आ गया, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आपको किसके बारे में जाना है, फिर आपको अगले के बारे में चेक करना है। तो दूसरी कौन सी चेक करनी है कि कहीं वो वाई लिंक वंशागति वाली तो नहीं है। कैसे चेक करूंगा सर, बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जा। अगर मान लो वो वाई लिंक वाली नहीं है तो फिर आपके पास, भाई अपने पास 6 टाइप थे। साइटोप्लाज्मिक चेक कर लिया, नहीं निकली। वाई लिंक चेक कर लिया, नहीं निकली। अब अपने पास 4 ही बचे हैं। कौन से बचे हैं 4, इधर ध्यान से देख। ये नहीं है, ये नहीं है, तो अब सर या तो एक्स लिंक या ऑटोसोमल। एक्स लिंक में भी एक्स लिंक डोमिनेंट रिसेसिव हो सकती है, ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव। इसका मतलब 2 तो डोमिनेंट को बता रहे हैं और 2 रिसेसिव को बता रहे हैं। तो तीसरा आपको क्या चेक करना है कि ये जो अपन को पेडिग्री दे रखी है ये प्रभावी वाली है या अप्रभावी वाली है। तो थर्ड स्टेप में आप क्या चेक करोगे कि जो पेडिग्री है, पेडिग्री डोमिनेंट है या
रिसेसिव है। पेडिग्री जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये चेक करोगे। ठीक है, अगर मान लो वो जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है, वो क्या है, एक सेकेंड, अगर वो डोमिनेंट है तो कौन कौन सी डोमिनेंट हो सकती है, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है या एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है। और अगर मान लो वो रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो कौन कौन सी रिसेसिव हो सकती है, या तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है या एक्स लिंक रिसेसिव हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले पेडिग्री को देखो और चेक करो कि उसमें साइटोप्लाज्मिक वंशागति तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप किसके ऊपर बढ़ोगे, वाई के ऊपर। ये भी नहीं है तो आप चेक करो कि वो जो पेडिग्री है वो प्रभावी वाली है या अप्रभावी वाली है। अगर मान लो वो प्रभावी वाली है तो अप्रभावी वाली अपने आप गायब हो गए, ये तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो प्रभावी वाली में भी दो हो सकती है, ऑटोसोमल प्रभावी या एक्स लिंक प्रभावी। और अगर मान लो वो रिसेसिव है तो ये तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा ना। तो इन दोनों में से कोई एक होगा तो कौन सा होगा, इसको चेक करने के लिए हमें फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। शुरुआत में हमें एक पेडिग्री दे रखी है तो हमारे पास 6 जो वंशागति के प्रकार है वो दिमाग में आ रहे हैं, हमें धीरे धीरे क्या करना है, उनको एक्सक्लूड करना है, हटाना है। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक को हटा दिया, वाई को हटा दिया, अब अपने पास 2 तो डोमिनेंट बच रहे हैं, 2 रिसेसिव। अगर ये वंशागति, इसमें जो वंशागति है पेडिग्री में डोमिनेंट वाली हुई तो रिसेसिव वाले अपने आप हट जाएंगे। तो जो डोमिनेंट वाले बचे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट, उसमें आप क्या करो, रोग को एक्स लिंक डोमिनेंट मान के सोल्व कर दो। अगर फिट बैठ रहा है तो सही है, अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो अपने आप आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट आ जाएगा। अरे सर मुझे ये तो बताओ, हमें साइटोप्लाज्मिक कैसे चेक करूंगा। मैं बोल रहा हूं बेटा उसके लिए थोड़ा सा सब्र रख, अभी बता रहा हूं मैं, है ना। साइटोप्लाज्मिक कैसे चेक करते हैं, है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बातें ध्यान में रखते हैं। क्या, पहली बात, अगर मां को रोग है तो सभी बच्चों को रोग होगा 100%। अगर ये वाली वंशागति फॉलो हो रही है और मान लो मां को रोग है तो उसके जितने भी बच्चे होंगे उन सबको रोग होगा। ठीक है, और अगर ये वाली वंशागति फॉलो हो रही है और मां को रोग नहीं है, अगर मां को रोग नहीं है तो कोई भी बच्चा रोगी नहीं होगा। ठीक है सर, कैसे चेक करना है, मैं बोल रहा हूं बेटा यहां से देख, अब यहां देख के आराम से हम 1 बाय 1 सीखते हैं ना। एक सेकेंड, इसको नहीं, अगले वाले को देखते हैं, ये भी वैसे ही है, हाँ ये ठीक है, इसको देखते हैं ना। इस वाले को चेक कर रहे हैं। मैंने कहा साइटोप्लाज्मिक चेक करने का तरीका क्या है बेटा, तो सबसे पहले मां को देखना है। मां को रोग है, हाँ सर है, तो अगर इसमें साइटोप्लाज्मिक वंशागति हो रही होगी तो मां अगर रोगी होगी तो सारे बच्चे क्या होने चाहिए, रोगी होने चाहिए। ये रोगी है सर, ये रोगी है, लेकिन क्या ये दोनों रोगी है, नहीं सर। क्या ये इसके बच्चे हैं, हाँ सर इसके बच्चे हैं, लेकिन रोगी नहीं है। इसका मतलब यहाँ साइटोप्लाज्मिक वंशागति, सर साइटोप्लाज्मिक वंशागति यहाँ पर नहीं चल रही है, क्योंकि अगर चल रही होती तो मां को रोग था तो सारे बच्चों को रोग होना चाहिए, लेकिन यहां हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। दूसरा आता है, मान लो साइटोप्लाज्मिक नहीं है तो फिर हम किस पे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे वाई लिंक पे। वाई लिंक कैसे चेक करेंगे, तो वाई लिंक में केवल नर प्रभावित होगा। केवल और केवल कौन प्रभावित होगा बेटा, नर। यानी जो रोगी होगा वो सिर्फ और सिर्फ नर होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बेटा वाई गुणसूत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है सर, सिर्फ और सिर्फ नर में पाया जाता है। तो प्रभावित सिर्फ और सिर्फ कौन होगा बेटा, नर ही तो होगा। प्रभावित सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, नर होगा, क्योंकि नर में ही पाया जाता है। मान लो बेटा, जैसे अभी मैंने आपको जो पेडिग्री बताई थी, वापिस उसी पे चलते हैं, साथ साथ में समझ भी लेते हैं ना। मान लो बेटा ये साइटोप्लाज्मिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मां रोगी थी और सारे बच्चे रोगी नहीं हुए।
तो हम किसके ऊपर बढ़ेंगे सर? हम सेकंड के ऊपर बढ़ेंगे, वाई लिंक। वाई लिंक चेक करने का सबसे आसान तरीका है, कभी भी कोई फीमेल प्रभावित नहीं होगी, सिर्फ मेल ही होंगे। यहां देखो पहली स्टेप में कौन प्रभावित हो गई? फीमेल प्रभावित आ गई, इसका मतलब ये वाई लिंक भी नहीं है, इसका मतलब ये वाई लिंक भी नहीं है। तो अपने पास जो 6 ऑप्शन थे उसमें से 2 को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, बचे कितने? 4। कौन कौन से सर? या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, या एक्स लिंक डोमिनेंट होगा या एक्स लिंक रिसेसिव होगा। तो मैंने कहा बेटा तीसरी स्टेप में तेरे को क्या करना है, ये पता करना है कि वो जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। कैसे चेक करेंगे? तो मैं बोलूंगा बेटा डोमिनेंट को चेक करने के कुछ तरीके हैं और रिसेसिव को चेक करने के भी कुछ तरीके हैं। कैसे तरीके सर? ध्यान से देखना बेटा। डोमिनेंट चेक करने का क्या तरीका है? तो कभी भी कोई जनरेशन स्किप नहीं करेगा, यानी वो रोग जो है हर जनरेशन में दिखाई देगा आपको। जैसे मेंडल के प्रयोग को याद करो, हमने देखा था उसने जनक में टॉल और डॉर्फ लिया था, दोनों लक्षण थे जनक में, लेकिन F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण आया, कौन सा? टॉल वाला। क्यों? क्योंकि सर वो प्रभावी था। तो जनक में भी था प्रभावी टॉल, F1 पीढ़ी में था और F2 पीढ़ी में भी आ रहा है। देखो प्रभावी लक्षण हर पीढ़ी में प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन जो अप्रभावी था वो जनक में तो था लेकिन F1 में नहीं था, फिर F2 में आ गया, यानी एक पीढ़ी छोड़ी उसने, है ना। तो डोमिनेंट कभी भी कोई जनरेशन स्किप नहीं करेगा, लेकिन रिसेसिव जो है ये है जनरेशन को स्किप करेगा, यानी एक को छोड़ेगा। एक पीढ़ी में हुआ, अगली पीढ़ी में रोग नहीं हुआ, फिर अगली पीढ़ी में हो गया, फिर अगली पीढ़ी में नहीं हुआ, फिर अगली पीढ़ी में, ऐसे, या फिर 2 लगातार पीढ़ी में नहीं हुआ, तीसरी पीढ़ी में हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आप डोमिनेंट रिसेसिव का पता कर लोगे, चलो पता करके बताओ, देखते हैं 1 बाय 1। सर इसमें मुझे साइटोप्लाज्मिक तो नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि माँ रोगी है और सारे बच्चे रोगी होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहे, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वाई लिंक चेक करो। सर वाई लिंक तो पहले ही लेवल पे फेल हो गया, क्यों? क्योंकि सर पहले ही लेवल पे मादा अफेक्ट आ गई। वाई लिंक वाला तो वाई क्रोमोसोम जहां पाया जाता है वहीं होगा, तो ये मादा तो कभी आ ही नहीं सकती, इसका मतलब वाई लिंक भी गायब हो गया। तो मैंने कहा थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप में क्या है, हमें पता करना है कि ये जो पेडिग्री दे रखी है ये कौन सी वाली है, डोमिनेंट वाली है या रिसेसिव वाली है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे और अंत तक चलेंगे। ये एक पहली पीढ़ी है भाई, हम बोलते हैं ना कि ये सेम जनरेशन है, ये पहली पीढ़ी है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में देखो बेटा आप क्या, सर रोग है, ये क्या, कौन सी जनरेशन है? सर ये सेकंड जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? सेकंड। सर इसमें भी रोग है, हाँ रोग है, ये देखो ये रोग है और ये रोग है, इसको रोग है। फिर मैं बोलूंगा बेटा देख यहां रोग है तो इनके बच्चों को भी रोग है, यहां इसमें रोग नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को रोग आ गया। देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे, यहां इसके अंदर रोग आ गया जबकि यहां पर रोग नहीं था। अब यहां रोग नहीं था और यहां रोग आ गया, इसका मतलब सर एक जनरेशन छोड़ी है। अब बाकी सब जगह से तो हमें लग रहा है कि ये रोग प्रभावी है, लेकिन एक जगह देखो बेटा, यहां अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या पता चलता है? सर मुझे पता चलता है कि जनक में रोग नहीं था और बच्चे में रोग आ गया, और बच्चे में रोग आ गया इसका मतलब एक जनरेशन छूटी, और एक जनरेशन छूटी इसका मतलब अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। डोमिनेंट में इसको तभी बोलूंगा, प्रभावी तभी बोलूंगा जब हर जगह ये फॉलो हो रहा हो। ठीक है, ठीक है सर। अब सर मान लीजिए मेरे को पता चल गया कि ये जो रोग है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा बेटा कि मान लो वो रोग डोमिनेंट है, तो आप उसको क्या मान के सोल्व करोगे? एक्स लिंक डोमिनेंट मानकर सोल्व कर लो। कैसे करना है मैं बताऊंगा। और अगर रिसेसिव है तो ये मानकर, एक्स लिंक मानकर ही सोल्व करो, सोल्व कर लो। ठीक है, अगर आपने मान के उसको सोल्व किया है, उसके अकॉर्डिंग सही आ गया रिजल्ट, तो सही, आपने सही सोचा था, लेकिन रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने जो सोचा था वो सही नहीं था। क्लियर? ठीक है, ऐसे सोचो। मान लो आप कल को डॉक्टर बन गए, आपके पास कोई पेशेंट आएगा, उसने कहा हेडेक हो रहा है, तो 10 बीमारियों में हेडेक होता है, फिर भी आपने टेस्ट करवा के 2 तक पहुंच गए,
तो या इसको या तो ए बीमारी हो सकती है या बी, तो आप क्या करोगे, उसको ए की दवाई, आपको लगेगा कि यार मैं मान लेता हूँ इसको ए बीमारी है, उसकी दवाई दे दोगे और उसको बोलोगे 7 दिन बाद वापस आना। अब 7 दिन बाद वो आया, उसने कहा मेरा दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ, तो आपने जो माना था वो सही था क्या? नहीं सर, अगर वो सही होता तो आपने जो दवाई दी उससे ठीक हो जाता, लेकिन आपने जो माना है वो गलत है, तो अपने आप रोग कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बोलता 7 दिन बाद कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, इसका मतलब आपने जो माना था वो बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो लास्ट वाली जो स्टेप हमें सोल्व करनी है वो हिट एंड ट्रायल मान के सोल्व करनी है, ठीक है। क्या करना है भाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 6 तरह की वंशागति होती है। उसके बाद हमें पता करना चाहिए कि हमें कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्मिक को चेक करेंगे, उसके बाद वाई लिंक को। एक बार जब वाई लिंक चेक हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये दोनों नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम देखेंगे पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट होगी तो कभी कोई जनरेशन स्किप नहीं करेगी, लेकिन रिसेसिव होगी तो जनरेशन स्किप करेगी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव में से कोई एक होगा, जो होगा उसका एक्स मान के सोल्व कर दो। अगर रिजल्ट वैसा आ गया तो आप सही थे, रिजल्ट वैसा नहीं आया तो आप गलत थे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे साइटोप्लाज्मिक। ये पेडिग्री दे दी हमें और पूछा कौन सा रोग है बताओ। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक चेक किया। सर माँ रोगी है तो साइटोप्लाज्मिक के हिसाब से अगर माँ रोगी होती है तो सब बच्चे रोगी होने चाहिए, लेकिन यहाँ सब बच्चे रोगी नहीं हो रहे, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा? वाई लिंक आएगा। वाई लिंक में फीमेल कभी भी प्रभावित नहीं आ सकती, लेकिन आ रही है, इसका मतलब वाई लिंक नहीं है। वाई लिंक नहीं है यानी डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। तो हम चेक करते हैं, है ना। तो हमें यहां तो सर रोग दिख रहा है, इनके बच्चों में भी रोग दिख रहा है, यहां रोगी है, यहां सारे रोगी है, तो सर यहां से तो मुझे डोमिनेंट लग रहा है। मैंने कहा बेटा यहां से डिसाइड मत कर, पूरी पेडिग्री देख, पूरी पेडिग्री देखनी है आपको। यहां रोग नहीं है और यहां रोग आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है बेटा? रिसेसिव है। अब सर रिसेसिव में या तो एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव। मैंने कहा बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो तू किसको मान के सोल्व कर ले? एक्स लिंक रिसेसिव। तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है क्या पेडिग्री, ये कौन सा है? एक्स लिंक रिसेसिव वाला है। एक्स लिंक रिसेसिव वाला है तो इसका मतलब ये जो फीमेल है 100% ये कैसी होगी? ये मान लीजिए ऐसी होगी। एक सेकेंड, मैं इसको कुछ भी मान लेता हूं ना, कुछ भी मतलब एक्स रोगी, एक्स रोगी। इसको रोग नहीं है, इसका मतलब ये आदमी ऐसा होगा, ऐसे ही होगा क्योंकि इस पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक पे ही आर वाली एलील डाल दी तो ये प्रभावी हो जाएगा सीधा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों का क्रॉस करवा लो। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे सर, इन दोनों का हमने ये क्रॉस करवा लिया तो एक्स आर एक्स आर एक्स वाई, तो एक्स एक्स आर एक्स एक्स आर एक्स आर वाई और एक्स आर वाई। सर इससे मुझे पता चल रहा है कि कोई भी फीमेल जो है वो रोगी नहीं होनी चाहिए। सर मुझे कोई भी फीमेल रोगी नहीं दिखाई दे रही है और सारे मेल रोगी होने चाहिए। सर मुझे सारे मेल रोगी दिखाई दे रहे हैं, इनके जो भी बच्चे हो रहे हैं उसमें से कोई भी फीमेल रोगी नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई भी फीमेल रोगी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सारी फीमेल कैसी होगी बेटा? सारी फीमेल वाहक होगी। इसका मतलब ये जो फीमेल होगी ये ऐसी होगी और ये जो मेल होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। ये फीमेल अगर रोगी है तो ये कैसी होगी? ऐसी होगी। अब इन दोनों में क्रॉस करवाओ, देखें सर इन दोनों में अगर मैं क्रॉस करवाऊं, ध्यान से देखना बेटा, ये यहां लिख रहा हूं एक्स आर वाई और ये इधर लिख रहा हूं एक्स आर एक्स आर। ये इससे फ्यूज किया तो एक्स आर एक्स आर, ये इससे फ्यूज किया तो एक्स आर वाई, ये इससे फ्यूज किया तो एक्स आर एक्स आर, ये इससे फ्यूज किया तो एक्स आर वाई। तो क्या सारे बच्चे रोगी आ रहे हैं? हाँ सर, इनके सारे बच्चे इस क्रॉस के हिसाब से रोगी आने चाहिए। और क्या आ रहे हैं? क्या बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब अभी तक जो हमने माना है वो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। यहां देखिए, अब बेटा यहां पे क्या है, यहां ये फीमेल तो ऐसी होगी क्योंकि हमने जो क्रॉस किया था उससे पता चल रहा था कि सारी फीमेल वाहक होगी, तो ये भी ऐसी होगी और ये भी ऐसी होगी, तो ये ऐसी होगी। मेल को रोग नहीं है, इसका मतलब 100%, अरे 100% वो ऐसा होगा।
इन दोनों की क्रॉस करवाओ। सर इन दोनों की अगर हम क्रॉस करवाएं तो इन दोनों की क्रॉस अगर हम करवाएं, हाँ, तो सर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्स वाई एक्स एक्स आर, एक्स 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 वाई एक्स एक्स आर और एक्स आर वाई। सर मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ मेल अफेक्टेड है, कुछ मेल अफेक्टेड है, कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है, कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं, और कुछ मेल नॉर्मल भी है, कुछ मेल नॉर्मल भी है। इसका मतलब सर हमने जो सोचा था कि ये रोग कैसा है, हमने सोचा था सर ये जो रोग है ये एक्स लिंक्ड अप्रभावी है, और ऐसा, अरे 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 एक सेकंड बेटा, है ना, हमने सोचा था कि ये कैसा है, एक्स लिंक रिसेसिव है, और ऐसा मान के हमने इसको सॉल्व किया था, और हमें सारे के सारे रिजल्ट ऐसा मानने पे सही मिल रहे हैं। इसका मतलब हमने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। इसका मतलब रोग कैसा है, ये एक्स लिंक रिसेसिव। क्लियर है क्या मेरी बात बेटा? अरे आपने माना है कि ये रोग एक्स लिंक रिसेसिव है और उसको सोल्व किया, सोल्व करने पे आपको वही डेटा मिल रहा है जैसा आपने मान के सोल्व किया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो रोग कैसा आ गया बेटा, एक्स लिंक रिसेसिव आ गया। ठीक है, एक से समझ में नहीं आएगा, अभी एक दो और क्वेश्चन करेंगे। आइए इस पे बढ़ते हैं। ठीक है, सीक्वेंस नहीं भूलना है हमें, सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस सबसे पहले क्या चेक करूंगा, साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक में माँ रोगी है तो सारे बच्चे रोगी होने चाहिए। सर सारे बच्चे रोगी नहीं है, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक नहीं है। साइटोप्लाज्मिक नहीं है तो किसके पास, वाई लिंक के पास। वाई लिंक में कभी भी कोई फीमेल प्रभावित नहीं आनी चाहिए, आ रही है, इसका मतलब वाई लिंक नहीं है। तो अब मैं किसके पास जाऊंगा, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। डोमिनेंट चेक करता हूं, इसमें रोग है, इनके बच्चों में रोग है, यहां रोग नहीं है और यहां रोग नहीं है, यहां रोग है और इनमें रोग है। इसका मतलब सर जहां जहां रोग है वहां वहां रोग हो रहा है, जहां जहां रोग नहीं है वहां वहां रोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब 100% कौन सा है, ये डोमिनेंट है। रिसेसिव होता तो बेटा इस पीढ़ी में होता, तो इस पीढ़ी में नहीं होता, फिर इस पीढ़ी में नहीं होता तो इस पीढ़ी में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, डोमिनेंट है, रिसेसिव नहीं है। डोमिनेंट है तो दो तरीके का हो सकता है, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक डोमिनेंट। मैं क्या मान के सोल्व करूंगा, एक्स लिंक डोमिनेंट मान के सोल्व करूंगा। आइए सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको रोग है तो इसका मतलब, एक सेकेंड बेटा, चलिए एक काम करते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं ना, एक्स डी वाई, एक्स लिंक डोमिनेट मान के सोल्व किया ना। ये बेटा ये फीमेल कैसी हो सकती है, या तो ऐसी हो सकती है एक्स डी या एक्स डी और एक्स। भाई डोमिनेंट वाला जो रोग है वो दोनों पे आ जाए तब भी एक्सप्रेस कर जाएगा, और एक पे आ जाएगा तब भी एक्सप्रेस कर जाएगा। अब बेटा आपने खुद ने माना है एक्स लिंक डोमिनेंट है, यानी आपने किसी आदमी को बोला है कि यार ये तो सही आदमी है, और पीठ पीछे जाके आप ही बोल रहे हो अरे नहीं रे चोर है ये तो ये सही है क्या? नहीं, आपने किसी को कोई चीज मानी है तो आप उसको प्रूव करने लास्ट मतलब जिंदगी के आखिरी मोड़ तक लड़ोगे कि भाई यही है वो। तो आपने खुद ने ही तो बोला है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, वैसा मान के सोल्व कर रहे हो। और अगर आप इस फीमेल को ऐसा वाला ले लोगे तो फिर इसके हिसाब से तो सबको रोग होना चाहिए, तो आपने जो माना है खुद ही उसको डिस्प्रूव कर दोगे। तो हम कभी भी ऐसी फीमेल या ऐसा मेल नहीं लेंगे जिससे हमने जो माना है वो प्रूव नहीं हो पाए। हमें तो प्रूव करना है ना, तो प्रूव करने के लिए हम कौन सी फीमेल लेंगे, ये वाली फीमेल लेंगे। अब ये वाली फीमेल लेंगे बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, तो हमें क्रॉस करके देखना पड़ेगा। चलिए बेटा क्रॉस करके देखते हैं। ये मैंने क्रॉस किया है ना, तो मेल था एक्स डी वाई, फीमेल थी एक्स डी और एक्स, एक्स डी एक्स डी एक्स डी वाई, एक्स डी एक्स और एक्स वाई। यानी सर एक मेल नॉर्मल आना चाहिए, आ रहा है क्या, आ रहा है। फीमेल सारी इफेक्टेड आनी चाहिए, सारी इफेक्टेड आ रही है, और कुछ मेल अफेक्टेड भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेल नॉर्मल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। तो क्या सर ये आंसर हो गया? मैं बोलूंगा बेटा इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, हमें लास्ट तक चलना है। ये मेल ऐसा आ गया। अब सर यहाँ पे क्या सीन चल रहा है? मैं कहा बेटा यहाँ पर भी देखते हैं, अभी रुक। ये मेल अफेक्टेड है, इसका मतलब मेल तो एक्स डी वाई ही होगा। फीमेल नॉर्मल है, और नॉर्मल फीमेल जो है वो एक ही कंडीशन में हो सकती है, कब? जब एक्स स्मॉल डी या कुछ भी ना हो। चलो मैं इसको कुछ भी नहीं रखता हूँ, है ना, फालतू में झंझट ही नहीं। ये फीमेल ऐसी है। क्रॉस करवा के देखो बेटा,
जब हमने क्रॉस करवाई तो एक्स डी वाई और एक्स एक्स ये क्रॉस हुई तो क्या हुआ सर, एक्स डी वाई एक्स वाई, एक्स डी एक्स एक्स वाई। सर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड आ रहे हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ किसको दिखा रखा है, मेल को दिखा रखा है। चलिए यहां सिर्फ किसको दिखा रखा है, मेल को दिखा रखा है, फीमेल को नॉर्मल। अच्छा 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 अच्छा, वेट ए सेकेंड, कहाँ मिस्टेक कर दी मैंने क्रॉस में मिस्टेक कर दी। एक मिनट रुकिए बेटा, क्रॉस को सही से करने दो, क्रॉस को सही से करने दो, है ना। ये जो है ये कैसा है, एक्स डी वाई, ये कैसा है, एक्स एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स वाई एक्स वाई। सर सारे मेल नॉर्मल आने चाहिए, लेकिन यहां पे मेल नॉर्मल आ रहे हैं क्या, नहीं सर, यहां मेल नॉर्मल नहीं आ रहा है, यहाँ तो मेल प्रभावित आ रहा है। लेकिन अगर ये रोग एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो 100% यहाँ पर सारे मेल कैसे आने चाहिए बेटा, इसके हिसाब से नॉर्मल आने चाहिए, लेकिन आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब मैंने जो एक्स लिंक डोमिनेंट माना था वो सही नहीं है, वो सही नहीं होगा तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट सही। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप इतने से में क्वेश्चन सही करके निकल जाते हैं तो आपका गलत हो जाता, तभी मैं बोलता हूं लास्ट तक चेक किया करो। ठीक है, क्लियर। और देखते हैं, ये देखते हैं। चलिए वही सीक्वेंस अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अपने आप बताएंगे। देखिए सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक, मां रोगी है तो सारे बच्चे रोगी होने चाहिए, सारे बच्चे रोगी आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक नहीं है। साइटोप्लाज्मिक हट गया बेटा, साइटोप्लाज्मिक हट गया तो अपन किसके ऊपर बढ़ेंगे, सर आप बढ़ोगे वाई लिंक के ऊपर। किसके ऊपर, वाई लिंक के ऊपर। तो वाई लिंक में बेटा फीमेल कभी रोगी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो वाई लिंक नहीं है। वाई लिंक नहीं है तो अब सर डोमिनेंट और रिसेसिव में से चेक करो। चलिए मान लो बेटा ये डोमिनेंट है तो कैसे चेक करेंगे, भाई यहां रोग है, यहां रोग है, यहां रोग है, यहां रोग है, तो कोई सी भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, इसका मतलब 100% कौन सा है, डोमिनेंट है। और डोमिनेंट में दो केस आ सकते हैं, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। तो मैंने क्या मान लिया इसको, रिसेसिव तो वैसे ही गायब हो गया, एक्स लिंक डोमिनेंट मान लिया। अब बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट जब मैंने इसको माना है तो निभाना पड़ेगा। निभाना कैसे पड़ेगा कि ये फीमेल या तो ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है, और ये जो मेल है क्योंकि मैंने इसको एक्स लिंक डोमिनेंट माना है तो मेल तो 100% ऐसे ही, अरे यार मेल तो 100% कैसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। अब दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉस करवाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा, तो आप खुद सोच के देखिए, मैंने खुद ने माना है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, और अगर खुद ही इसको फीमेल को ऐसा मान लूंगा तो वो तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। भाई खुद ने ही माना है कि ये चोर नहीं है और खुद ही इसको प्रूव कर रहा हूं कि ये चोर है, तो ये तो गलती हो जाएगी। मेरे को तो इसको चोर नहीं बताना है, तो मैं कभी भी ऐसी फीमेल नहीं लूंगा जिससे मेरा माना हुआ ही गलत हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ नॉर्मल लाना है और नॉर्मल इसी केस में आ सकते हैं। तो फीमेल जो है वो कैसी होगी बेटा, एक्स डी एक्स, और मेल कैसा होगा, एक्स वाई। तो एक्स डी एक्स, एक्स एक्स, एक्स डी वाई और एक्स वाई। इसका मतलब सर फीमेल भी अफेक्टेड आ रही है और मेल भी अफेक्टेड आ रहा है, मेल भी अफेक्टेड आ रहा है दिखाई दे रहा है, और फीमेल भी अफेक्टेड दिखाई दे रही है, और मेल नॉर्मल भी दिखाई दे रहा है, फीमेल नॉर्मल भी दिखाई दे रही है। यानी यहाँ जो फीमेल है, यहाँ जो फीमेल है बेटा वो कैसी है, एक्स एक्स वाली है ना, और ये जो मेल है ये कैसा होगा, सर ये होगा एक्स डी वाई। अब ये क्रॉस करके देखो, यहाँ कर रहा हूँ ये क्रॉस, एक्स एक्स, एक्स डी वाई, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स वाई एक्स वाई। सर सारी फीमेल अफेक्टेड आनी चाहिए। अरे बेटा सारी फीमेल अफेक्टेड दिखाई दे रही है तेरे को, ये देख, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। सर सारे मेल नॉर्मल आने चाहिए, सारे मेल नॉर्मल आ रहे हैं। इसका मतलब तूने जो माना है क्या, एक्स लिंक डोमिनेंट, सारे उसी के हिसाब से रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लिंक डोमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले वही बेसिक फंडा क्या,
साइटोप्लाज्मिक चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? साइटोप्लाज्मिक। सर साइटोप्लाज्मिक, सर में फीमेल अफेक्टेड है, हाँ है, तो सारे बच्चे अफेक्टेड होने चाहिए, सारे बच्चे। सर ये सर नहीं है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अरे बेटा ये इसके बच्चे नहीं है, इसके बच्चे तो ये जिसमें वर्टिकल लाइन बना रखी है ना वो है, ये है ये है ये है ये है, ठीक है। फिर सर वापिस यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, इसके सारे बच्चे होने चाहिए, है सर फीमेल अफेक्टेड है, सारे बच्चे होने चाहिए, है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है क्या? ये बेटा आपके लिए, इसको आप क्या करोगे? होमवर्क के तौर पे करोगे और कमेंट में मेरे को आंसर बताओगे कि ये कौन से टाइप का है। क्लियर? क्लियर है क्या मेरी बात? पेडिग्री मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर मान लो आपको उसके बावजूद भी कोई चैप्टर समझ में नहीं या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप जाके वापस उस वीडियो को देखिए आराम से, और अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को आप कर डालिए, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा? और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप इनको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, लाइक कर सकते हैं। फिलहाल तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, ठीक है बेटा।